नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने बड़ों बड़ों को पटखनी दी। इस बार पिछले 12 सालों का बीजेपी का आप ये कह सकते हैं ताकत, बीजेपी के ताकत के हिसाब से, जीत के रिकॉर्ड के हिसाब से स्वर्णिम युग चल रहा है। ऑपोजिशन के बड़े से बड़े चेहरे धराशायी हो गए। अब तो रीजनल पार्टियों पर संकट खड़ा हो गया। हमने उसकी थोड़ी सी बात की थी, अभी और करते हैं। कईयों का वजूद खतरे में पड़ गया है। टीएमसी की फेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार गई। अब टीएमसी का आगे क्या होगा? अब टीएमसी की जड़ें खोदने में जुटेगी बीजेपी बंगाल में। दक्षिण के किंग सीएम स्टालिन अपनी सीट हार गए। स्टेट तो हारे हारे, सीट भी हार गए। लेफ्ट की पूरे देश में अब एक जगह भी सरकार नहीं बची। तो लेफ्ट कहीं नहीं है इस वक्त पूरे देश के अंदर, कहीं नहीं। मैं डी राजा जी को कल सुन रहा था, वो कह रहे थे केरल में भी लेफ्ट नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? जैसे ये देश पे उधार है उनका कि नहीं, तुमको हमको केरल देके रखना है। ऐसी बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अजीब लगा। केरल में भी लेफ्ट नहीं बचेगा तो कहां बचेगा? तो आप बचाओ जाके। लोगों ने क्यों लेफ्ट को जो है साइड कर दिया? केरल के लिए, लेफ्ट के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं आपको कि 1957 में पहली बार केरल में सरकार बनी थी देश में, कांग्रेस लेफ्ट की, है ना। और उस सरकार को कांग्रेस ने वो किया था बर्खास्त। अच्छा। और 2026 में जब आखिरी बार सरकार गई है तो भी कांग्रेस ने हराया। तो भी कांग्रेस ने हराया। कांग्रेस से राहुल गांधी से शिकायत करें वो इस बात की लेफ्ट की कहीं सरकार नहीं बची। एनीवे, केरल में ही सिर्फ वामपंथी सरकार थी। अब वो आखिरी खिलाड़ी जो है वो ढह गया है। असम के कांग्रेस दिग्गज गौरव गोगोई हार गए, मैंने आपको दिखाया अभी। और ये चलता आ रहा है लगातार। अरविंद केजरीवाल वो पिछले साल अपनी सीट भी हारे, दिल्ली भी हारे, सरकार गई। इससे पहले भी कई छोटी पार्टियां बीजेपी के आगे बेबस दिखाई दी। उड़ीसा की याद आती है इसमें, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, वहां कैसे अचानक बीजेपी सत्ता में आई सीधे। केसीआर, भारतीय राष्ट्रीय समिति, पहले टीआरएस होती थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, नाम बदल के उसको, उसमें भारत जोड़ दिया उन्होंने, लेकिन वो वहां से खत्म हो गए। वहां भी अब मुख्य अपोजिशन बीजेपी को माना जाने लगा। वहां पे हालांकि कांग्रेस नहीं हटाया, बेटी ने उनकी अलग पार्टी बना ली। बेटी ने अलग पार्टी बना ली है। तो अब किसकी चिंता है इसके बाद? अभी तक ये लगता था कि, और इन रीजनल पार्टियों के लिए भी ये कहा जाता था और हम ही लोग कहते थे ये कि भाई बीजेपी की असली चुनौती जो है वो तो रीजनल पार्टियां, क्षेत्रीय दल हैं। कांग्रेस से तो ये डील कर लेती है। बीजेपी के सामने कांग्रेस नहीं खड़ी हो पाती, नॉर्थ में कहीं नहीं खड़ी हो पाती। तो कांग्रेस तो नहीं, लेकिन अब रीजनल पार्टियां चिंता है। तो अब रीजनल पार्टियों का ये हाल होने लगा है। तो अब इसके बाद अखिलेश यादव क्या सोच रहे होंगे? अगले साल यूपी में इलेक्शन है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में बीजेपी मुख्यालय में, अगर नाम लेके कुछ लोगों के, कांग्रेस का नाम लेना ये नेचुरल बात है, टीएमसी को हराया था तो टीएमसी का नाम लेंगे, नेचुरल बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने यह जवाब बंगाल में दे दिया है टीएमसी को, अब अगली बारी समाजवादी पार्टी की है। चलिए मैं आपको बयान सुनाता हूं प्रधानमंत्री का। लेकिन तमिलनाडु से जो नतीजे आए हैं उस पर भी एक बार बात कर लेनी चाहिए। यहां सबसे बड़ा सरप्राइज मिला है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार टीवीके के फाउंडर जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने 60 साल के बाद तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का क्या अंत कर दिया है। विजय तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे, लेकिन 2 साल में उन्होंने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स बदल दी है। टीवीके तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और विजय खुद 2 सीटों, पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से लड़ रहे थे। दोनों सीटों पर वो जीत गए हैं। विजय की टीवीके को 107 सीटें मिली हैं। 234 मेंबर्स वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है और विजय बहुमत से सिर्फ 11 सीटें दूर हैं। लेकिन इतने विधायकों का इंतजाम करना इनके को अब मुश्किल काम नहीं होगा। तमिलनाडु में ज्यादातर एग्जिट पोल्स फिर से स्टालिन की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह कि सरकार बनाना तो दूर, मुख्यमंत्री स्टालिन खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। कोलाथुर से टीवीके के कैंडिडेट वीएस बाबू ने करीब 9000 वोटों से स्टालिन को हरा दिया। इस सीट से स्टालिन लगातार 3 चुनाव जीत चुके थे। 1967 के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में द्रविडियन पार्टियों का कब्जा रहा है। इन 60 साल में 7 बार एआईएडीएमके की सरकार बनी है, 6 बार डीएमके की बनी है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में यह माना जाता था कि जो भी नेता या पार्टी द्रविडियन सब नेशनलिज्म की बात करेगा वो तमिलनाडु पर राज करेगा। लेकिन विजय ने इस नैरेटिव को भी ध्वस्त कर दिया। तो जो मैं, आपने कहा था यूपी जाना सर, मैं इसलिए जल्दी यूपी चला गया था। अभी पहले तमिलनाडु से होते हुए जाएंगे उत्तर प्रदेश। सर, आप सवाल ये उठाया कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे स्टालिन, इसमें तो कोई शक नहीं है। माफ कीजिएगा विजय माफ कीजिएगा विजय। अब लेकिन ये जो 8-10 की जरूरत है इनको, ये कौन देगा? कांग्रेस के कुछ एक जीत के आए हैं वो जाएंगे, एआईएडीएमके ऑफर कर देगी, या ये छोटी छोटी पार्टियां जो बहुत सारी जीती हैं? देखिए, छोटी छोटी पार्टियों से बन तो सकता है, लेकिन एक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि एक बड़ा दल उनके साथ जुड़े
और दिक्कत उसमें सिर्फ ये है कि एआईडीएमके के अलायंस में, एनडीए में बीजेपी भी शामिल है और विजय पहले दिन से संदेश देते रहेंगे आइडियोलॉजिकली वो बीजेपी को के खिलाफ है। नहीं जा सकते। और डीएमके के खिलाफ तो चुनाव लड़ाई था, उन्होंने सबसे ज्यादा अग्रेसिव डीएमके के खिलाफ था। कांग्रेस की सीटें 5 आई हैं तो उससे बात बनेगी नहीं, और बीजेपी की कुल 1 सीट आई है, इसलिए मुझे लगता है कि एआईडीएमके बीजेपी का साथ छोड़ के जा भी सकती है। ज्यादा संभावनाएं वो है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती विजय के सामने ये होगी कि 1967 से द्रविड़ आंदोलन या द्रविड़ राजनीति के सहारे तमिलनाडु चलता रहा है। विजय ने एक नई लकीर खींची है। बेशक उन्होंने भी डीएमके और एआईडीएमके की तरफ पे बड़े लोक लुभावन वायदे किए हैं और वो एक बड़ा अट्रैक्शन उनकी स्टार अपील के साथ साथ वो भी रहा है। तो विजय के लिए चुनौती ये होगी सरकार बनाने से बड़ी कि जो उम्मीदें युवा वर्ग ने, महिलाओं ने उनसे लगा रखी है और तमिलनाडु की राजनीति में एक दिशागत परिवर्तन की जो उम्मीद लोग लगाए बैठे थे उस पर कैसे खरा होता है। बट ये अब ठीक है, ये एआईएडीएमके डीएमके में ही ये बैडमिंटन चलता रहता था। अब तुम विजय आ गए, उसको डिस्टर्ब कर दिया है। लेकिन पॉलिटिक्स में, वहां की पॉलिटिक्स में क्या अंतर आएगा? वो द्रविडियन मॉडल अभी वैसा ही चलेगा या उसमें भी कुछ बदलाव होगा? ये तो उसी के खिलाफ तो जनादेश है। नहीं, मैं सर उस सोच की बात कर रहा हूं जिसमें वो सब नेशनलिज्म है, जिसमें हिंदी का विरोध है, अब तो वहां हिंदू का विरोध है। देखिए, मुझे लगता है कि विजय उसमें बदलाव लाएंगे। अच्छा, उसमें बदलाव, सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन क्या है कि ये चाहे डीएमके की बात कर ले या आईडीएमके की बात कर ले, ठीक है अलायंस में थे एनडीए के साथ, इनका विरोध हमेशा दिल्ली के साथ, केंद्र के साथ टकराव वाला रहा है। और चाहे वो हिंदी का सवाल हो या उत्तर भारत की प्रभुत्व का सवाल हो या उत्तर भारतीयों को लेकर के जो मिसकंसेप्शन बना हुआ उसको लेके हो, विजय उन सारी चीज़ों से मुक्त है। कम से कम चुनाव प्रचार के दौरान हमने ऐसा देखा। वो भाषा नहीं बोल रहे, वो भाषा नहीं बोल रहे। दूसरी बात क्या है कि विजय ने जो अपनी वहाँ इमेज बनाई है स्टार अपील के साथ साथ, वो एक जन नायक की इमेज बनाई है। उनकी जो आखिरी फिल्म थी जन नायकन, जो सेंसर बोर्ड में फंस गई, अदालत में लड़ाई लड़ी और अभी तक रिलीज नहीं हो पाई, तो वो इमेज जो है उनके सामने एक बड़ी कसौटी है। उस एक बात वैसे सोच की ये भी ठीक लगती है, केंद्र से कहीं ना कहीं सहयोग का वही मैं आ रहा था सर।